Think positively. Exercise daily. Eat healthy food. Work hard. Stay strong. Worry less. Dance more. Love often. And be happy and smile. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपनी इतनी मसरूफ दिन में से और टाइम में से हमारे जितने लोग देखने वाले हैं आपको उनके लिए टाइम निकाला, खासकर स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। तो मैं आपका ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आई हैंड ओवर द माइक टू यू कि प्लीज़ आप इसमें कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। दरअसल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नफ्सियात लफ्ज़ सुन के लोग बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब मफरूज़े बना लेते हैं। हालांकि नफ्सियात हमें रहने सहने का, बोलने का, पढ़ने का, सोने का तरीका सिखाता है और हमें ये बताता है कि हम अपने रवैयों को, अपनी सोच और जज्बात पे कैसे पाएं। अब दुनिया भर में इतनी परेशानियां हो गई हैं, ख़ास तौर पर ये जो मुआशी मसाइल और इसके अलावा जो है दुनिया में जो कुदरती आफात के साथ साथ जैसे कोरोना के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर, यानी जो इतने सारे कन्फ्लिक्ट हैं अफगानिस्तान और हमारे इस खत्े के अलावा बोस्निया और कश्मीर और दूसरी जगहों में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानियां हो गई हैं। और ख़ासतौर पर जो कोरोना के बाद लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो डेली वेजेस पे थे, उनकी मुआशी मसाइल को देखते हुए आपस के ताल्लुकात और फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसकी वजह से आजकल बड़े लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। और हमने अगर नफ्सियात के ख़ास तौर पर जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लिया तो बहुत सारी जिस्मानी और दूसरी बीमारियां हैं जो मिसाल के तौर पर नफ्सियाती बीमारियां हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस और दीगर बीमारियां, उनके साथ साथ नफ्सियाती बीमारियां जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन है, उनसे हम बच सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हम इनफरादी तौर पर क्या करें कि ज़हनी सेहत का फ़रोग़ हो और हम स्ट्रेस से बचें। तो उसके लिए इनफरादी तौर पर अगर हम ABC यानी A से इफेक्ट जिसका मतलब है जज्बात, B का मतलब है बिहेवियर, रवैया, और C का मतलब है कॉग्निशन, फहम को ठीक करें। अब फहम से मुराद है कि अपनी जो अल्लाह ने दिया है उस पर नजर रखें। उसमें मुझे या आपको अगर आंख न देता तो क्या करते, अकल नहीं देता, कद नहीं देता, बाल नहीं देता, हम लोग उस पर तो नजर नहीं रखते जो हमें नेमतें दी गई हैं, बल्कि वो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो आईफोन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उस तरह से। पहले हालांकि असहाबा कराम के दौर में अगर शाम के खाने का इंतजाम होता था तो परेशान नहीं थे। अब हर एक के पास अगले 50 साल का खाने का इंतजाम है लेकिन फिर भी परेशान है, 50 साल जिंदा भी रहना है कि नहीं रहना। तो एक तो इनफरादी तौर अपने सोच, जज्बात और रवैयों को ठीक करें और साथ साथ अच्छी तर्ज जिंदगी, वक्त पे सोना, खासतौर पर रात की नींद, उठना, और उसके साथ साथ वर्जिश, हरकत में बरकत है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जिस्म में एंडोर्फिन, एनकेफिलिन और BDNF ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर निकलते हैं, एड्रेनलिन निकलते हैं, जिससे हम घबराहट, ठहराव भी आ जाता है, घबराहट, बेचैनी, उदासी भी कम हो जाती है, यादाश्त भी अच्छी होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें हम पानी का इस्तेमाल और सब्जियां, फलों का एक मुतवाज़न ग़िज़ा, सादी ग़िज़ा खाएं, बजाय ये कि कोल्ड ड्रिंक और ये जो इस तरह से जंक फूड है इससे हम बचें। और इसके अलावा जो है एम्यूजमेंट एक्टिविटी, खास तौर पर हम जो है फारग वक्त में क्या करते हैं, अच्छा इसमें भी गैर ज़रूरी नशे का इस्तेमाल चीज़ों का और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का गैर ज़रूरी इसका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए कि सारा दिन मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा, मोबाइल के मतलब भी मैं बताता चलूँ कि अगर हम किसी को 10 अच्छे अवार्ड भेजें तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव जुमला भेज दिया तो सारा दिन उसका खराब होगा। तो ये जो चैटिंग अजीब वगैरह वो करते हैं उसके बजाय काम करें। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज थेरेपी। उसूल रिज़्क़ के अलावा इबादत भी है, इलाज भी है। इबादत कैसे है कि जाहिर है कि हम अपना काम करते हैं, अगर मैं अपनी फीस भी लूँ और अच्छी तरह मरीज को देखूँ तो ये इबादत के मान है। अच्छा, इलाज कैसे है कि गाड़ी चलती है तो बैटरी डाउन नहीं होती, अगर हम दिमाग को, जिस्म को इस्तेमाल करते हैं तो इससे
یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اگر گاڑی نہیں چلے گی تو اس کا بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. اور یہ تو انفرادی. اجتماعی طور پر کیا کریں؟ اجتماعی طور پر اگر ہم باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں, باہمی کمیونیکیشن, یعنی میں اگر کسی سے انکار بھی کر رہا ہوں, مجھے گاڑی مانگ رہا ہے تو پیار سے, میں اس کو نوکری سے بھی نکال رہا ہوں تو احترام کے ساتھ وہ ہو جائے. تو اس طریقے سے اگر ہم ساس بہو کا, سینئر جونیئر کا, استاد شاگرد کا, اور پڑوسیوں کا, گھر کے افراد کا تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں, بہت سارا اسٹریس ویسے بھی کم ہو جاتا ہے. اس میں کمیونیکیشن کا خاص طور پر عمل دخل ہے. ہم ٹالرنس, اگر صبر تحمل سے لیں زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ, لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے کہ یار ہم نے کسی نے غصہ کیا تو اس کو پھر ہم کس طریقے سے برداشت کریں اور اس کا آخرت کا ہمیں ثواب ملے گا. اب یہ عام آتے ہیں, یہ تو ہو گئی جنرل چیز ہے. اب پریکٹیکلی جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں, خاص طور پر امتحان میں فیل ہوا, رشتہ ٹوٹ گیا, یا نوکری سے نکالا گیا, یا کسی نے جو ہے چوری چکاری کی, یا جو ہے آج کل یہ چوریاں اور موبائل چھیننا یہ ہو گئی ہیں, تو اس صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کا جائزہ لیں کہ یہ جو چیز ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت نقصان سے مجھے بچایا ہو, اس میں بھی کوئی اللہ کی کوئی وہ ہوگا, کوئی حکمت. ہاں, تو اس طریقے سے ایک یہ کریں, اپنی سوچ کو ٹھیک کریں. دوسرا اس کے باقاعدہ طریقے ہیں, اور اس میں ایک جنرل طریقہ ہے کہ ہم اگر ایکسرسائز کریں, اور اچھا اسٹریس کے دوران لوگ نہ کھانے کا خیال, نہ پینے کا خیال, نہ ورزش کا, نہ نیند سونے کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جب پڑھائی ہو یا اسٹریس میں ہو, بہترین کھانا کھائیں جو انجوائے کر سکیں, پانی پورا پئیں, ایکسرسائز لازمی کریں, رات کو جلدی سوئیں, چاہے امتحان اگلے پیپر ہو تب بھی, تاکہ اگلے دن آپ کی کارکردگی اچھی ہو. ایک تو یہ کریں. دوسرا ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز ہے کہ آپ گہری سانس لیں, اور ساتھ میں اگر اس کو آپ اپنے عقیدے کی روشنی میں آپ سبحان اللہ بھی کہیں, اللہ اکبر بھی کہیں, اور گہری سانس لے کے پھر ناک سے سانس لیں اور منہ سے خود ہی جانے دیں. اور اس کی وجہ سے جب ساری توجہ ہماری جسم پہ ہوتی ہے کہ انہیلنگ کر رہا ہوں اور ایکسہیلنگ کر رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے جسم ویسے بھی اس میں جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. دوسرا جیکبسن کا ایک میتھڈ ہے کہ آپ ایک جسم کی کسی ایک خاص حصے کو, چاہے آنکھ ہو یا ہاتھ ہو, اس کو زور سے مٹھی سے بند کریں اور یہ محسوس کریں کہ یہ میرے جسم کا ایکسیلیٹر ہے, اور تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیں. شروع میں 100% زور لگانا ہے اور 10 تک گننا ہے, پھر 50% زور لگانا ہے اور 5 تک گننا ہے, پھر اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا 2-3 سیکنڈ زور لگا کے پھر چھوڑ دینا ہے. پھر دوسرے ہاتھ میں یہ کریں, پھر پیر میں, پھر سانس اور پیٹ میں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم کے دیگر اعضاء ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس پہ توجہ جاتی ہے, اور وہ جو پریشانی ہوتی ہے اسی پہ ذہن ڈیٹیچ ہو جاتا ہے, تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور دوسرے کچھ غذائیں بھی ایسی ہیں جو ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی اور اسٹریس کو کم کرتی ہیں, جس میں ٹرپٹوفین یا ٹائرامین ہو. وہ کون سی غذائیں ہیں؟ کیلا, لوبیا, مرغی کلیجی, پنیر, لسی, دودھ, دہی, یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی نعمت بھی ہے, اور اس میں ٹرپٹوفین ہے, اس سے سیروٹونین بنتا ہے, اور اس سے ڈپریشن اور وہ کم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ عبادت کو بھی نظر رکھیں, اور آخرت پہ بھی نظر رکھیں کہ یہ جو ہے دنیا ہے, جنت تو ہے نہیں. یہاں پہ سب نبیوں کی زبان میں لکنتی, جسم میں کیڑے تھے, تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت پہ ہمیں اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے برداشت, صبر, تحمل سے کام لینا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور چلتے چلتے پوچھتی چلوں کہ سائیکائٹری تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی میڈیسنز, اور جب بہت زیادہ ضرورت ہو, سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجیکل کاؤنسلر کی اہمیت آپ کی نظر میں کتنی ہے؟ میری نظر میں یہ علاج ادھورا ہوتا ہے جب تک سائیکالوجسٹ کی اس میں ان پٹ شامل نہ ہو, چاہے وہ تشخیص کے معاملے میں, اسیسمنٹ کے معاملے میں ہو کہ اس کی شخصیت, اور اس کے علاوہ اس کی جو دوسری چیزیں ہیں ایموشن کو ہم سمجھیں, اور علاج معالجے میں بھی. اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے مریضوں کا بہت مناسب ریٹ میں, سب کراچی میں سب سے کم ریٹ ہمارے ہیں, اور سائیکالوجسٹ ہم نے 2 رکھی ہوئی, جس سے وہ صبح میں ایک شام میں. اور اس کے علاوہ محمد بن جنان یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی سے بھی یہاں اسٹوڈنٹ آتی ہیں اور وہ سیکھتی ہیں, آبزرویشن کرتی ہیں. تو سائیکالوجی جو ہے, سائیکالوجسٹ کا رول یہ ہے, وہ نان میڈیکل گریجویٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ
उसकी इंसान की साइकी जो इंसान की जो रूह और उसकी बातें वेंट करते हैं, समझे, सुनते हैं। वेंट करते हैं। और मैं इसका बड़ा हामी हूँ क्योंकि मैंने तो रिसर्च भी की है और इस पर किताब भी लिखी है। अच्छा। कि किस तरह ज़हनी परेशानी का इजहार, ये एक मैंने किताब लिखी है जी जी डॉक्टरों के लिए, और एक किताब लिखी है कि किस तरह मैदे पे असर होता है सोच का। क्योंकि इससे देखे ना सीवियर डिजीजेस को ये मतलब लीड करती है, नफ्सियात। इंसान अगर स्ट्रेस है तो सारी बातें एंजाइटी। मैं समझता हूँ क्या नाम से लिखी डॉक्टर साहब आपने किताब? द वीपिंग गट, रोने वाला पेट, कि किस तरह ज़हनी अच्छा। परेशानी का इजहार पेट पे होता है। रोने वाला पेट, द वीपिंग गट के नाम से ये डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है। डॉक्टर साहब एक चीज और आपसे पूछती जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये इतनी कम उसमें मगर कहते ना कूजे में बंद कर दी है बात को। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो लोग नफ्सियाती मसाइल के शिकार नहीं हैं वो शुक्रगुजार हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना कोई मसला ना हो। हम जब दुनिया में आते हैं तो रो के आते हैं, नहीं रोता तो स्लैब लगा के उसको स्टार्ट कराते हैं। तो लिहाजा कोई भी नफ्सियाती मसाइल से मुस्तस्ना नहीं है। मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। जो लोग मरीज हैं उन पे हंसे नहीं, उसके ऊपर धब्बा या जो स्टिग्मा है वो न करें, इलाज में पहल करें और नफ्सियाती मुआलिजीन से, जिसमें साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए पहल करें, और ताकि बर वक्त बीमारियों की तशखीस और इलाज हो। और आइए हम मिलकर नफ्सियाती बीमारियों को समझें, उनका रोकथाम करें, उनका तदारुक करें और उनको शिकस्त दें। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब रीजन यही है ना कि अच्छी हेल्दी लोग होंगे तो कौम भी हेल्दी होगी, मुल्क भी हमारा हेल्दी होगा। और साथ में जैसे आपने यही बताया कि जैसे भी आप कह रहे थे कि नफ्सियात जो है ना हमारे मुल्क में एक अजीब स्टिग्मा कह ले हैं कि अगर कोई साइकाइट्रिस्ट के पास या इवन साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो एक छाप लगती है जैसे कि क्या इसको दिमागी खलल है। लड़कियों की शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, लड़कों के साथ प्रॉब्लम आती है। इसके लिए भी प्लीज एक मैसेज दे दीजिए। हाँ, ये भी बताता चलूं कि अगर जिस तरह से पहले हार्ट की बीमारी किसी होती थी तो बड़ा कहते थे ये कमजोर दिल है, अब वो कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड को बड़ा उजागर किया। एवरीबडी टॉक्स अबाउट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन साइकियाट्री चूंकि अभी तक कितना इनिशियल स्टेज पे है, हमें मिलके इसको जो स्टिग्मा है इसको डिस्टिग्मेटाइज करना पड़ेगा और उसके नफ्सियाती मसाइल को हमें रोकना पड़ेगा और ज़हनी सेहत का फरोग करेंगे, क्योंकि ज़हनी के सेहत के फरोग से पता चला है कि मुल्क की इकॉनमी वाबस्ता है। 38% इकॉनमी लॉस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर हमने लोगों को हेल्थ के वर्शिप वर्क थेरेपी, काम को इबादत समझ करें, चोरी ना करें, कंट्रीब्यूट करें अपने मुल्क को, तो फिर उससे जो है इकॉनमी ठीक होती है और लोग अपना अपना काम सही करें। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस मामले में हम आगे बढ़ें और ये नफ्सियाती बीमारियों को समझें और बचपन से ही जो है स्कूलों में, घर की तरबियत में नफ्सियाती जो वो तरीक़ाकार है उसको निशोनुमा में, ग़िज़ा में और साथ में पढ़ाई में और रहन सहन में उसको हम इस्तेमाल करें तो बड़ा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं 33 इयर्स और 2 महीने वहाँ मैंने जॉब की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्टार, प्रोफेसर, डीन। मैं 3 जगह डीन था। जना हॉस्पिटल में 28 वार्ड का डीन और जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ 7 मेडिकल कॉलेज और 3-4 और इदारे हैं वो, और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन में। अब हेल्दी लाइफ का मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने जहमत करके आए और हमें मौका दिया कि अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि मुझे 93,000 पाउंड जॉब ऑफर हुई थी इंग्लैंड की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 68 मौके देखे हैं और मैं वहाँ जाके इससे अच्छा ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन हमने ये फैसला किया कि इस मुल्क में के रहने वाले, इस मुल्क ने, हमारे इदारों ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो क्यों ना हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। और हम बहुत सारे मरीज भी देखते हैं, खासतौर पर मातली डिस्ट्रिक्ट बदी से आगे टका गुलाम के मरीज, वहाँ क्योंकि हम कैंप भी लगाते हैं, तो हम बड़े मुतमईन अल्लाह से शुक्रगुजार भी हैं और बहुत अच्छे चल रहा है हमारा ये। Thank you for being here today. I wish you all a good evening. It was an honor to present our perspective here today. I thank you for taking the time to listen.
And I thankful to Dr. Iqbal Afridi, a very senior most psychiatrist, for his time being a speaker, and Dr. Tahira Yusuf, a psychologist, being here with us, with her team. And I thank you all the attendees who really want to get rid of the stress and have a great day. In the end, I will say a few quotes, and this will be my closing remarks. Keep a positive mindset, especially during tough times. Let go of every thought that isn't pushing your mind in a positive direction. Positive thoughts are not enough. There have to be positive feelings and positive actions. Negative thoughts will destroy you. Always do your best to keep a positive attitude. If you want to attract happy, positive thinking, become a happy, positive person. Work from the inside out. Thank you, and once again, I really appreciate your presence in today's workshop. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.